Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. इस वीडियो के सेशन में हम अमेरिकन लिटरेचर के सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 1। वाइल अमेरिकन लिटरेचर के पॉपुलर लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। वो सारे मूवमेंट है रोमांटिसिज्म एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, मॉडर्निस्ट पीरियड, कंटेम्प्रेरी पीरियड। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। American literature 19th to 20th century social, political, religious and economical conditions। दूसरे देशों की तरह अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर ऐसी नहीं थी जैसे आज हम उसे देख रहे हैं। अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी कम्बरसम जर्नी रही है, तब जाके वो उसे आज ये प्रेजेंट स्टेटस मिल चुका है। फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी हाफ अमेरिका जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनीज़ में शामिल था, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये अमेरिका शामिल है। आफ्टर अ सक्सेसफुल रिबेलियन अगेंस्ट द मदरलैंड अमेरिका को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला, जिसे आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अमेरिका की क्या कंडीशन थी 19 और 20th सेंचुरी में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सोशल कंडीशन से। यूनाइटेड स्टेट 19th सेंचुरी में उस वक्त काफ़ी ग्रोथ और चेंज हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में। ये जो न्यू नेशन था इसके अंदर फार्मिंग इकनॉमी से इंडस्ट्रियल इकनॉमी बन रहा था और काफ़ी वेस्ट वार्ड एक्सपेंशन हो रहा था। लोगों का डिस्प्लेसमेंट, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट, सिविल वॉर, ये सारे जो रैपिड चीज़ें हो रही थी इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफ़ी ग्रोथ और चेंजेस हो रहे थे। एग्रीकल्चर में रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को डिग्निटी इन वर्क, इस मतलब का क्या अर्थ होता है उसके बारे में पता चला। बिल्कुल उसी तरीके से जितने भी वर्किंग और एजुकेटेड सिटीजन्स थे वो लोग लेक्चर्स अटेंड करने लगे ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्म सिटीजन्स बन सके नेशन की। 19th सेंचुरीज़ में काफ़ी सोशल चेंजेस हो चुके थे। स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था यूरोप और अमेरिका में। फर्स्ट और सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से काफ़ी अर्बनाइजेशन हो चुका था। 19th सेंचुरी के लेट में और 20th सेंचुरी की शुरुआत में इलिटरेसी काफ़ी कॉमन था। जो कंसेप्ट था फ्री, यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन, उस कंसेप्ट का काफ़ी डीप रूट हो चुका था इस वक्त। सिंस 1800 वुमेन का पोजीशन और अपॉर्चुनिटीज़ जो एजुकेशनल स्पेयर पे काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका था। काफ़ी कम ही बच्चे अमेरिकन चिल्ड्रंस एक मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करते थे क्लासरूम में। इसका मतलब ये है कि काफ़ी कम बच्चे अटेंड करते थे क्लासरूम या स्कूल्स। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म जो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, इस वक्त जो है वुमेन्स को इक्वल राइट दिया गया ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो वुमेन का रोल था अमेरिकन सोसाइटी में वो जनरली होम मेकर था, मगर इस सेंचुरी के एंड आते आते काफ़ी न्यू रोल्स वुमेन को दिए गए। रेसिज्म जो यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। 1865 से पहले बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन्स को स्लीव्स बना के लाया गया, यहाँ तक कि जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस हासिल हुई 1776 में, उसके बाद भी इन अफ्रीकन अमेरिकन्स को काफ़ी सीवियर रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि नेटिव अमेरिकन्स जो भी थे उनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे कि जीनोसाइड, फोर्स्ड रिमूवल, मैसेकर, और उनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा सिविल वॉर के बाद भी। फाइनली 13 अमेंडमेंट हुई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में स्लेवरी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अफ्रीकन अमेरिकन्स को काफ़ी फ्री महसूस हुआ, फिर भी उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा था। कुछ सेंचुरीज़ के बाद वेरियस एफर्ट किए गए ताकि अमेरिकन अफ्रीकन्स को उनकी लीगल राइट्स दिए जा सके। इस मूवमेंट को हम लोग सिविल राइट मूवमेंट भी बोलते हैं। सिविल राइट मूवमेंट की स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी कामयाब नहीं हो पाई, इसी की वजह से सिविल राइट के साथ साथ एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसको ब्लैक पावर मूवमेंट का नाम दिया गया। ब्लैक पावर मूवमेंट 1960s से 70s के बीच में इमर्ज हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। इस मूवमेंट में ब्लैक लोगों के लिए सेफ्टी और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए डिमांड किया गया। ये मूवमेंट का काफ़ी डीप इम्पैक्ट हम लोगों को कल्चर में देखने को मिलता है, क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से सेल्फ कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए गए ब्लैक लोगों के लिए, बहुत सारे कॉलेज बनाए गए ताकि ब्लैक स्टडीज़ प्रोग्राम को प्रमोट किया जा सके, ब्लैक वोटर्स को मोबिलाइज़ किया गया और ब्लैक्स के अंदर रेशियल प्राइड और सेल्फ इस्टीम्स को इम्प्रूव करने का भी काम शुरू किया गया।
तो यहाँ तक हमने अमेरिका की क्या सोशल कंडीशन थे उसके बारे में बात किया। अब हम लोग पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी अमेरिका की उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अमेरिका। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका एक नया नेशन बनकर आ रहा था। इस सेंचुरी की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट एक वाइबल नेशन डोमिनेंट पावर था नॉर्थ अमेरिका में। इसके काफ़ी रीजंस थे, जैसे कि यूएस का विक्ट्री ब्रिटिश के वॉर के साथ जो 1812 में हुआ था, जिसकी वजह से यूएस को काफ़ी सिक्योर इंडिपेंडेंस मिल चुका था। लुसियाना परचेज जो 1803 का मैटर है, साथ ही साथ मैक्सिकन अमेरिकन वॉर जो कि 1846 से 48 के बीच में हुआ था। इस वॉर की वजह से अमेरिका का जो टेरिटरी था वो काफ़ी बढ़ चुका था। तो हम लोग सबसे पहले अच्छे से बात करते हैं वॉर ऑफ 1812 के बारे में। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये कॉन्फ्लिक्ट जून 1812 से फरवरी 1815 तक चला। इस वॉर का जो मेन टेंशन था वो ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स को ब्लॉक कर दिया गया था कि वो अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि कोई भी सामान जो है उसके एनिमी कंट्री यानी फ्रांस को मिल सके। इसी अटेम्प्ट में उसने क्या किया, यूएस को ब्लॉक कर दिया कि वो किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। इसकी वजह से अमेरिकन को काफ़ी गुस्सा आया और वो इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ खड़े हो गए रिवॉल्ट करने के लिए। और इसी रिवॉल्ट को हम लोग वॉर ऑफ 1812 कहते हैं। ये वॉर से काफ़ी डिवास्टेशन हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ब्रिटिश कॉप्स ने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बर्बाद किया था। मगर इस वॉर का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग आ गई थी। और ये फाइनली वॉर कब ख़त्म हुआ, जब ट्रीटी ऑफ गेंट को साइन किया गया 1814 में। इसके बाद अमेरिका में एक न्यू वॉर हुआ जिसको नाम दिया गया सिविल वॉर। ये सिविल वॉर 1861 से 65 तक लड़ा गया था। इस वॉर को हम लोग वॉर बिटवीन द स्टेट्स और 4 ईयर वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये जो वॉर था वो यूनाइटेड स्टेट्स के 11 साउदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स के बीच का वॉर था। इस वॉर का जो मेन रीज़न था वो था स्लेवरी और स्लेवरी का एक्सपेंशन। सिविल वॉर की वजह से काफ़ी डेथ हुई थी। ये जो वॉर था नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ यूएसए के बीच में था। साउदर्न अमेरिका की इकनॉमी पूरी तरीके से स्लेवरी के ऊपर डिपेंड थी और वो लोग इसको फेवर करते थे क्योंकि वो लोग कॉमर्शियल क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे और स्लेव्स को यूज़ करते थे एज अ मेन लेबर फोर्स। इन कॉन्ट्रास्ट बात की जाए तो नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि काफ़ी मॉडर्नाइजिंग और डाइवर्सिफाइंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते थे और वो लोग फ्री लेबर के ऊपर डिपेंड होते थे। जब अब्राहम लिंकन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता और उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश करने की कोशिश की तो साउदर्न पार्ट वाले लोग उनके अगेंस्ट उठ के और एक कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऑर्गेनाइज़ किया। ये जो वॉर था वो नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में था। ये जो वॉर था वो इफेक्टिवली एंड हुआ 1865 9 अप्रैल को, जब कॉन्फेडरेसी के जनरल ली ने सरेंडर किया यूनियन के जनरल ग्रांट को। इस वॉर के लास्ट तक काफ़ी साउथ के इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, कॉन्फेडरेसी कोलैप्स हो गई थी, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया, 4 मिलियन ब्लैक पीपल को फ्री कर दिया गया, प्रेसिडेंट लिंकन को मार दिया गया आफ्टर द लीज सरेंडर, उसके जस्ट 5 डेज़ के बाद। सिविल वॉर का जो है काफ़ी कल्चर और लिटरेचर पर डीप इम्पैक्ट है। बहुत से राइटर्स ने इस इवेंट को इमॉर्टलाइज किया है बहुत सारी नॉवेल्स और पोइट्री को लिखकर, जैसे कि वॉल्ट विटमैन की पोइट्री ओ कैप्टन माई कैप्टन, व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, बॉटल पीसेस एंड द एस्पेक्ट ऑफ द वॉर बाय हरमन मेलविल। ये कुछ ऐसे रिटन वर्क्स है जिसमें हमें इस इवेंट की झलक देखने को मिलती है। लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द अमेरिका। यूएस प्री इंडस्ट्रियल रह चुका है 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट थर्ड फेज तक। जितने भी पीपल थे वो फार्म्स के ऊपर डिपेंड करते थे फॉर देयर लाइवलीहुड। अमेरिका के लोग जितना कंज्यूम करते थे उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हो रहा था, स्टीम पावर जो है फैक्ट्रीज़ में यूज़ होने लगा था, रोड्स कैनाल्स का बिल्ड होना, स्टीम स्पोर्ट्स का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट रेल रोड बनना, ये सब की वजह से इकनॉमी काफ़ी एक्सेलरेट हो चुकी थी। थॉमस जेफरसन ने लुसियाना टेरिटरी को फ्रांस से ख़रीदा था 1803 में $15 मिलियन में। लुसियाना परचेस की वजह से जो टेरिटरी का साइज़ था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। इस पीरियड के दौरान नेशन का जो पॉपुलेशन था वो काफ़ी रैपिडली ग्रू हो रहा था। ये ग्रो जो था माइग्रेशन की वजह से भी था। ये माइग्रेशन 1880 और 1970 के बीच में कुछ ज़्यादा हुआ था।
17 मिलियंस इमाइग्रेंट्स अमेरिका की तरफ आए थे इन द प्रॉमिस ऑफ फ्री लैंड एंड बेटर वेजेस। एट द सेम टाइम जो एक्सपेंशन हो रहा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ की वजह से फार्मिंग जो है बढ़ रही थी अमेरिका की, और लोग जो है वो कंट्री साइड से सिटी में आ रहे थे फॉर अ बेटर लाइफ। 1910 के दौरान हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो सिटी डवेलर्स बन चुके थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन एक ही पहलू हो चुका था। जो कंडीशन था फैक्ट्री में काफ़ी डेंजरस था, अनसैनिटरी था, कोई रेगुलेट कॉरपोरेशन नहीं था। बैंक्स ने एक अलग ही मोनोपोलीज बना के रखी थी जिससे वो ईज़िली प्राइस और वेज को मैनिपुलेट करते थे। पॉलिटिकल मशीनरी जो सिटीज़ को कंट्रोल कर रही थी ब्राइबरी और करप्शन के थ्रू। तो ये सारा था हमारा इकोनॉमिक कंडीशन। अब हम आगे रिलीजियस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। रिलीजियस कंडीशन, इस एरा की शुरुआत में काफ़ी रिलीजियस चैलेंजेस फेस करना पड़ा नॉर्दर्न और साउदर्न अफ्रीकन अमेरिकन्स को। जब सिविल वॉर फाइनली एंड हो चुका था जिसकी वजह से काले लोग को स्लेवरी से मुक्त कर दिया गया था, काफ़ी फ्रीडम उनको मिल चुकी थी। इसी मिशनरी एफर्ट्स में नॉर्दर्न ब्लैक चर्च को इस्टेब्लिश किया गया साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट ब्लैक चर्च का काफ़ी डायनेमिक ग्रोथ हुआ अमेरिका के साउदर्न पार्ट में 1865 से 1900 के बीच की। एक डिकेड के अंदर अफ्रीकन एपिस्कोपल चर्च, जिसको हम लोग AME के नाम से भी जानते हैं, वो इमर्ज होना स्टार्ट हुआ। ये जो पहला चर्च था जो कि प्रोटेस्टेंट्स ने फाउंड किया था या ब्लैक पीपल के द्वारा फाउंड किया गया था। फाइनली 1894 में ब्लैक बैप्टिस्ट ने नेशनल बैप्टिस्ट कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि लार्जेस्ट ब्लैक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है US में। ब्लैक प्रोटेस्टेंट बैप्टिस्ट एंड मेथोडिस्ट जो है वो लार्जेस्ट अमेरिकन प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन बन गया। ये जो बैप्टिस्ट होते थे वो बाइबल के ऊपर बिलीव करते थे और उनका मानना था कि एक पर्सन जो है सैल्वेशन अटेंड कर सकता है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट या गॉड के ऊपर भरोसा रख के। वेराज जो कैथोलिक्स थे वो इस चीज़ पर तो भरोसा करते थे कि हम लोग सैल्वेशन जो है वो गॉड और जीसस क्राइस्ट के ऊपर भरोसा रख के कर सकते, मगर ये लोग कुछ होली सैक्रेमेंट्स के ऊपर भी विश्वास रखते थे। ये उनका मानना था कि ये सारी चीज़ ज़रूरी है सैल्वेशन अटेंड करने के लिए। ये जो प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो अमेरिका में मेजॉरिटी भी थे, मगर कैथोलिक्स जो है माइनॉरिटी थे पॉपुलेशन में। 20th सेंचुरी में ये जो फेस था वो काफ़ी चेंज हो चुका था, कैथोलिज्म जो है वो बढ़ते ही जा रहा था। 1840s के दौरान एक काफ़ी डिवास्टेटिंग पोटैटो फैमिन आया जिसकी वजह से काफ़ी आयरिश कैथोलिक्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स भाग कर आ गए। जो कैथोलिक पॉपुलेशन थे पहले US में वो काफ़ी कम तादाद में पाए जाते थे, मगर अचानक से जो ये पॉपुलेशन बढ़ते ही गए और अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की डाइवर्स मास बन गए। तो ये थी हमारी अमेरिका की कुछ सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, और प्लीज़ इसके बाद मैं सीरीज़ वाइज हर एक लिटरेरी मूवमेंट की वीडियो बनाऊँगी, उसे ज़रूर देखना।